महात्मा गांधी और भगत सिंह भारतीय इतिहास के दो ऐसे नाम जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा देखते हैं, है ना। एक तरफ अहिंसा के पुजारी तो दूसरी तरफ क्रांति के सबसे बड़े प्रतीक। पर क्या इनकी कहानी बस इतनी सी है? क्या ये सिर्फ एक दूसरे के विरोधी थे? आज हम इन दोनों को जोड़ने वाले उस अनकहे रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त गांधी जी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने वाकई में इस महान क्रांतिकारी को बचाने के लिए कोई कोशिश की थी, या वो बस चुप रहे? चलिए, सबूतों के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आमतौर पे माना तो यही जाता है कि गांधी और भगत सिंह की राहें बिल्कुल अलग थीं, विचारधारा मेल नहीं खाती थी और इसीलिए गांधी ने उन्हें बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया। पर क्या ये पूरा सच है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें सालों से सुनाई जाती रही है? आज हम दस्तावेजों की मदद से इस धारणा की तह तक जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। शुरू से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन से हालात थे जो भगत सिंह जैसे एक नौजवान क्रांतिकारी को अदालत के कटघरे और फिर फांसी के फंदे तक ले आए? ये सब शुरू होता है साल 1922 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस बात से भगत सिंह जैसे कई युवा एकदम निराश हो गए, और इसी निराशा से जन्मी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर कहानी आगे बढ़ी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के जुनून में गलती से अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई, और आखिर में सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सेंट्रल असेंबली में एक धमाका किया गया। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, असेंबली में जो बम फेंका गया था वो किसी की जान लेने के लिए नहीं था, वो बस एक संदेश था। जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। असल मकसद तो बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार का ध्यान मजदूरों के अधिकारों की तरफ खींचना था। गिरफ्तारी तो असेंबली बम कांड के लिए हुई, पर ब्रिटिश सरकार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के केस से भी जोड़ दिया, और यही केस बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। और यही वो केस था जो भगत सिंह को फांसी के फंदे तक ले गया। जेल के अंदर भी भगत सिंह की लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। कोई एक दो दिन की नहीं, बल्कि पूरे 116 दिन की। उनकी बस एक ही मांग थी, क्रांतिकारियों को आम मुजरिम न समझा जाए, उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। इस अनशन ने तो भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, उन दस्तावेजों पर जो ये बताते हैं कि जब ये सब चल रहा था तो पर्दे के पीछे गांधी भगत सिंह को बचाने के लिए असल में क्या कर रहे थे। गांधी का पहला कदम सबूत के तौर पर इतिहास में दर्ज है। जब वाइसराय ने भगत सिंह का केस जल्दी खत्म करने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया, तो गांधी जी ने 4 मई 1930 को वाइसराय इरविन को एक खत लिखा, और उस खत में उन्होंने साफ साफ इस ट्रिब्यूनल को अन्यायपूर्ण कहा। उन्होंने इसे एक तरह का छिपा हुआ मार्शल लॉ तक कह दिया। इसी बीच कहानी में एक बहुत भावुक मोड़ भी आया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने एक पिता होने के नाते अपने बेटे को बचाने की कोशिश में ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कर दी। लेकिन जब भगत सिंह को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने पिता को खत लिखकर कहा कि ये उनके सिद्धांतों के साथ धोखा है और एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे जैसे फांसी की तारीख पास आ रही थी, गांधी के प्रयास और भी तेज हो गए। अब बस ये देखिए, 18 फरवरी को उन्होंने इरविन से फांसी टालने की बात की। फिर 19 और 20 मार्च को उन्होंने लगातार मुलाकातें की। 21 मार्च को इरविन के मना करने के बाद भी वो एक बार फिर उनसे मिलने गए, और तो और 23 मार्च की सुबह यानी फांसी वाले दिन भी उन्होंने इरविन को एक आखिरी बेहद भावुक खत लिखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी गांधी जी नाकाम क्यों हुए? वजह बिल्कुल साफ थी। पहली, वाइसराय इरविन पर पंजाब के ब्रिटिश अधिकारियों का जबरदस्त दबाव था। उन्होंने तो इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली थी। और दूसरी, भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति का रास्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे गांधी जी की मोल भाव करने की ताकत वो काफी कमजोर पड़ गई। इन सारी कोशिशों के बावजूद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरी फैसला क्या हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, अपनी आखिरी याचिका में भगत सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी थी,
बल्कि उन्होंने मांग की थी कि उन्हें एक युद्धबंदी माना जाए और फांसी पर लटकाने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ये उनके क्रांतिकारी जज्बे का सबसे बड़ा सबूत था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत के इन 3 सपूतों को फांसी दे दी गई। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने अपने वकील के जरिए देश के नाम 2 आखिरी संदेश भिजवाए। पहला, साम्राज्यवाद का नाश हो, और दूसरा, इंकलाब जिंदाबाद। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समर्थन के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का शुक्रिया भी अदा किया। इस फांसी के बाद देश की सियासत में एक अजीब सी हलचल थी और साथ ही खामोशी भी। एक तरफ कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में इस फांसी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे उस वक्त के बड़े संगठन इस पूरे मामले पर एकदम चुप रहे। और अब शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत खुद भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने बाद में एक भाषण में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जनरल यानी गांधी जी और कांग्रेस का साथ दे, क्योंकि आज़ादी का रास्ता वहीं से निकलेगा। तो इस पूरी पड़ताल का आखिर मतलब क्या निकलता है? सारे सबूत और बयान सिर्फ एक ही कहानी कहते हैं कि अगर भगत सिंह के बलिदान का सम्मान है तो गांधी के प्रयासों का भी सम्मान करना होगा। ये दोनों विरोधी नहीं थे, बल्कि एक ही मंजिल के 2 अलग-अलग राही थे। और ये सच उस आम धारणा को हमेशा के लिए बदल देता है जिससे हमने